बिलावल भुट्टो जरदारी के इफ्तार डिनर में अपोजिशन जमातें एक साथ बैठ गईं। ईद के बाद ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत मुकाबले के लिए तैयार, लेकिन बातों से परेशानी का भी इजहार। रुकने बलोचिस्तान असम्बली महजूबीन शीरान के लिए बच्चा असम्बली ले जाना तल्ख तजर्बा रहा। सरकारी महकमों में डे केयर सेंटर्स बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। सिर्फ कवानीन नहीं, हमें रवैये भी बदलना होंगे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। जस्ट फॉर द रिमाइंडर, हमारा ट्विटर हैंडल है जियो पाकिस्तान टीवी। तो आपने कुछ भी बताना हो, कहना हो या फिर दिखाना हो, अपनी तस्वीर भी हमें आप भेज सकते हैं @जियो पाकिस्तान टीवी। अच्छा, आजकल बाय द वे इफ्तारियाँ जो है ना, वो जो ग्रैंड इफ्तारियाँ होती हैं, बहुत से लोग दोस्त मिलते हैं, वो अरूज पे हैं क्योंकि मिडिल ऑफ रमज़ान अब आ चुका है और लोगों के ट्रैवल प्लान्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं बाद में। तो लिहाजा अब लगता है कि हर दिन आप किसी इफ्तार पार्टी में बिजी हैं। ये तो है ही, हमारे साथ जो बैठे हुए हैं तो हाँ, मतलब थोड़ा बहुत कोई अपने घर हो रही हो, जो किसी के घर हो रही हो, तो लिहाजा दैट इज फन। इट्स ऑलवेज गुड टू यू नो हैव दैट काइंड ऑफ फूड। कोई डिफरेंस हो जाता है हर घर। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, स्पेशलिटी। आई एम वन ऑफ दोस काइंड ऑफ पीपल जो किसी के घर जाके तो इफ्तारी कर लेंगे, लेकिन किसी रेस्टोरेंट में इफ्तारी करते हुए मैं बड़ा अनकंफर्टेबल, बहुत अनकंफर्टेबल होता हूँ। और मुझे ये बिल्कुल इतने महंगे महंगे इफ्तार बुफे समझ नहीं आते। हज़ारों रुपए आप दें और आपसे मेरे से कम नहीं खाया जाता। I'm so glad you said that because ये बुफे जो लगा हुआ है, आप 1600 और पता नहीं क्या क्या दे रहे होते हैं, खाते क्या हैं उसमें? कभी ये सोचा है आपने? लिटरली 300-400 रुपए से 1 रुपया ज़्यादा नहीं। तो लिहाजा when you decide to go out with a group of friends, तो पोस्ट अफ्तारी चले जाएं, अपने लिए ऑर्डर करें, जितना जिसका लग रहा है वो उतना दे। जब व्हेन यू गो डच तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। प्लीज़ ये बुफे टाइप सीन जो है ये बहुत बोरिंग हो जाता है और फजूल खर्ची। और इफ्तारी के वक्त अजीब सी आपकी फीलिंग होती है, कुछ खा के पानी पी लें अगर आप 2-3 गिलास तो आप लथार्जिक हो जाते हैं। उठ के आप जाएं, खाना डालें, वो खाएं, कुछ इट्स नॉट वर्थ इट। अच्छा, so, ये हमारी ओपिनियन है, हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगता हो इफ्तार बुफे में जाना, तो आप जाएं इफ यू वांट टू। ये कोई हमने कोई इतनी पत्थर की लकीर वैसी हम आपको बता रहे हैं। अच्छा जी, मोर अदर थिंग्स जो है ना, या तो अपने घर अच्छी लगती हैं या फिर किसी और के घर अच्छी लगती हैं। हाँ, घर की होनी चाहिए और घर का खाना भी होना चाहिए, थोड़ा सा बाहर का बेशक आ जाए। वी हैव टू मूव ऑन। ये बातें हम करते रहेंगे, लेकिन एक खबर जो कि बिल्कुल वीकेंड पे, बल्कि आज इसके बारे में पूरा दिन ही बात होती रही, ज़रा आपको भी बता दें। कुछ अरसे से माहौल बन रहा था, कुछ हुकूमती इक़दामात, ख़राब मईशत और बढ़ती महंगाई ने आखिरकार अपोजिशन को एक साथ बैठने पर मजबूर कर दिया और कमोबेश तमाम बड़ी अपोजिशन जमातें बिलावल भुट्टो की जानिब से दिए गए इफ्तार डिनर में शरीक हुई। मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो भी साथ साथ बैठ गए। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होने वाले इफ्तार डिनर में मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम एफ, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और नेशनल पार्टी के रहनुमा शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून का वफ़द शाहिद खाकान अब्बासी की क़यादत पे जरदारी हाउस पहुंचा। दीगर रहनुमाओं में मरियम नवाज, हमजा शहबाज भी शामिल थे। मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान भी किया। साथ ही उन्होंने बताया कि मज़ीद सलाह व मशवरे के लिए ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी। तकरीबन सारी जमातें ने ऑलरेडी ईद के बाद अपना एहतजाज का ऐलान किया है। वो एहतजाज भी होगा ईद के बाद, पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर। और दूसरा, ईद के बाद मौलाना फजल रहमान की सरबराही में इंशाल्लाह ताला एक APC होगा, जिसमें सारी सियासी जमातें मिलेंगे, बैठेंगे और देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रैटेजी होगा, हमारा जॉइंट स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है हुकूमत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी मीडिया से बात की। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का अपना सियासी एजेंडा है, वो सियासी मैदान में हरीफ हैं, लेकिन जमहूरियत के लिए दोनों जमातों ने मीसाक़ जमहूरियत किया और इस मामले में अब भी और आगे भी ताउन जारी रखा जाएगा। एजेंडा होना चाहिए मुल्क को चलाने का, तो उसमें हम ज़रूर उसमें एडिशंस भी करेंगे, उसको आगे लेके चलेंगे भी। और ये बड़ी अच्छी रिवायत है कि PMLN और पीपल्स पार्टी रिवायती हरीफ रहे हैं, लेकिन माँ बाप की तरबियत भी ऐसी है, कुछ पार्टियों की अपने जो इक़दार होते हैं वो भी अच्छे हैं कि मुकाबला करते हैं, मैदान में करते हैं।
लेकिन जब एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं तो पूरे खलूस के साथ शामिल होते हैं। और यहाँ इस नहज तक बातों को नहीं ले जाना चाहिए कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक बात पहुँच जाए। तो मेरा ख्याल है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान के लिए, और वो इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है। उसके अंदर जो भी चीज़ें ऐड करनी होंगी वो इंशाल्लाह होती जाएंगी, उसको फॉलो करेंगे इन डेटरेंस पे। इमरान खान और उनके साथी इससे पहले अपोजिशन को बार बार एहतजाज करने का चैलेंज देते रहे, लेकिन वज़ीर आज़म समेत आज इनके दीगर साथियों के जो बयानात आए हैं इनसे बहरहाल लग रहा है कि मामला इतना सादा और आसान है नहीं जैसे वो अब तक कहते रहे हैं। आप सुने बाय द वे उन्होंने क्या कहा आज इफ्तार डिनर पे। जो आज सारे जमा हुए हैं जमहूरियत बचाने के लिए, तो ये सारे वो लोग हैं कि जिनकी वजह से आज हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ा। पेट फाड़ के पैसे निकालने के दावे थे, जो एक जरदारी सब पे भारी था, जो चोर चोर के नारों से सियासी जलसों में फजा गूंजती रहती थी, आज उस नूरा कुश्ती का बिलाखिर इख्तिताम हुआ। सारे चोर तो इकट्ठे होने जा रहे हैं, 36 केस हैं और आगे से दांत निकाल रहे हैं। एक चोर हैं, डाकू हैं, आगे से उंगलियां उठा रहे हैं। शर्म करो बेशर्मो। अच्छा, मुझे वैसे समझ नहीं आता, मतलब है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, मतलब है कि जब पुराने वालों को डिफेंड करती थी तो भी ऐसे ही करती थी, अब इनको करती हैं तो भी अच्छा ही करती हैं। She is good at a job. तो एनीवे जी, रहनुमा PTI फ़ारूक हबीब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा फ़ारूक के बिलावल और मरियम सियासी रहनुमा हैं, उनका हक है कि वो मुलाकात करें, तबादला ख्याल करें, हुकूमत को इतनी परेशानी क्यों है? देखें, हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी का मामला जो है वो मरीम नवाज़ और बिलावल जरदारी के लिए है, क्योंकि आज की जो इनकी इफ्तार पार्टी है, उस इफ्तार पार्टी के अंदर गुज़िश्ता रोज़ इफ्तार पार्टी में ये जो लोग जमा हुए हैं, जमा होने का मतलब ये है कि चोरों का तवार बाज़ार लगा हुआ था और इनका सिर्फ एक ही मकसद है, आल बचाओ, खाल बचाओ, माल बचाओ। अब्बू बचाओ मुहिम के ऊपर जो है वो दोनों बरखुरदार जो हैं वो निकले हुए हैं। और पहले मरीम नवाज़ जो है वो नवाज़ शरीफ को रैली की शक्ल में जेल में पहुंचा के आई हैं, अब जो है वो बिलावल भी तैयारी करें, उन्होंने भी जरदारी को जेल छोड़ के आना है। ये जाली अकाउंट्स का भी हिसाब देना पड़ेगा, मनी लॉन्ड्रिंग का भी इनको हिसाब देना पड़ेगा, और जो मुल्क का लूटा हुआ माल है वो भी देना पड़ेगा, इसका भी हिसाब। इनका आम आदमी के साथ, गरीब आदमी के साथ क्या ताल्लुक है इनका? 40 साल ये इक़्तिदार के अंदर रहे हैं, इक़्तिदार में रहने के अंदर इन्होंने रह के आम आदमी का तो कुछ नहीं किया, इदारे इन्होंने तबाह किए हैं। तो आज ये जो जमा हुए हैं उनका मकसद सिर्फ ये है कि करप्शन के साए तले हम सब चोर हैं। अच्छा जी, अब ये बताइएगा, आई गेस हाँ हमारा राब्ता मुझे लग रहा था मुनक़ता हो गया, लेकिन ये बता दीजिएगा कि अपोजिशन का एक एजेंडा है, अब ईद के बाद उन्होंने कोई तहरीक वगैरह चलानी है, तो तहरीक इंसाफ ने भी आपको याद होगा एक तहरीक चलाई थी। क्या आपको लगता है कि अपोजिशन की ये जो तहरीक चलाने की वो बात कर रहे हैं उसे गैर जमहूरी या जमहूरियत के खिलाफ साजिश करार देना ठीक होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमें किसी कोई तहरीक से ना कोई ख़तरा है ना कोई डर है। ये 100 बार एहतजाज करें, लेकिन ये एहतजाज करेंगे तो कहाँ करेंगे, किसके लिए करेंगे? और आवाम इनके एहतजाज में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। पाकिस्तान की आवाम को पता है कि इनको सिर्फ़ और सिर्फ एहतसाब का खौफ है। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हम इदारों को दबाव के अंदर लेकर आएँ, किसी तरीके से जो है हमें कोई NRO मिल जाए। किसी को जो है वो लंदन जाने की, भागने की फ़िक्र है, क्योंकि शहबाज शरीफ तो पहले ही लंदन भागे हुए हैं, इसहाक डार और चन्नू और मन्नू पहले ही लंदन के अंदर हैं। तो अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से किसी को जो है वो सरे महल में जाने का मौका मिल जाए, किसी को जो है वो लंदन जाने का मौका मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि कानून अपना रास्ता इख्तियार किए हुए है, कानून सबसे बड़ा है, कानून से बच के जो है वो कोई नहीं जा सकता, और जितनी मर्जी तहरीकें चलाएँ, लेकिन इनके पास ना कोई मॉरल ग्राउंड है, ना कोई अखलाकी वैल्यू है, और पाकिस्तान की आवाम से कोई इनका ताल्लुक नहीं है। ये आवाम के नाम के ऊपर जो है वो एक बार फिर इकट्ठे होकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान आवाम इनको आम इंतखाबात में मुस्तरद कर चुके हैं और मज़ीद भी आइंदा इनको कोई मौका नहीं मिले। अच्छा चलिए फ़ारूक, ये बता दीजिए कि हुकूमती वुज़रा कहते हैं कि ये इफ्तार, ये मुलाकातें और तहरीक की बातें NRO लेने के लिए हैं। आपको अपने वज़ीर आज़म पर ये एतमाद नहीं कि वो NRO नहीं देंगे? जब कोई डील देने वाला नहीं तो डील मांगने वालों से हुकूमत को क्या मतलब? देखिए, बात यह है कि ये जो इफ्तार है ये तो चोरों की इफ्तार है, और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर इतने चोर इकट्ठे हुए हों, एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान की आवाम को भी नज़र आ गया
कि ये चोर जो हैं, जब पाकिस्तान के अंदर अवाम बिलबला रही थी, जब पाकिस्तान की अवाम को इन्होंने गुरबत के अंदर धकेला हुआ था, जब ये कर्जे लूट के लंदन में महलात बना रहे थे, उस वक्त इनको अवाम का ख्याल नहीं था। आज जब इनको जो है वो एहतसाब का सामना है, जब आप इनसे लूटी हुई दौलत का हिसाब मांगा जा रहा है, जब आज इनसे बात की जा रही है कि आपने सिंध के अंदर अवाम का क्या हाल किया है, गवर्नेंस का क्या हाल है, फिर इनको जो है वो अवाम याद आ गई है। तो ये अवाम का मामला नहीं है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ ख़तरा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से। उनको पता है कि इमरान खान पाकिस्तान की अवाम के लिए सियासत कर रहा है, वो पाकिस्तान की अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहा है। इनको ये है कि इमरान खान कामयाब हो गया तो इनकी सियासत का ख़ात्मा हो जाएगा। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जो है वो इमरान खान को कामयाब होने से रोका जाए। तो ये इमरान खान को कामयाबी से नहीं रोक रहे, बल्कि पाकिस्तान की तरक्की को कामयाबी से रोक। फ़ारूक हबीब, आपने समझा दिया कि हुकूमत क्या चाहती है और क्या सोच रखती है इस वक्त। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर फ़ारूक बट अ लॉट ऑफ पीपल। अब्बू बचाओ मुहिम, चोरों का इतवार बाजार, तन्नू मन्नू इन लंदन, मतलब ये सारी चीज़ों के बगैर भी बात समझाई जा सकती है। आई डोंट नो क्यों हम इतने टॉन्टिंग तरीके से एक दूसरे को एड्रेस करते हैं। बाय द वे दिस गोज बोथ वेज। अच्छा, वी हैव टू मूव टू अनदर स्टोरी। लेकिन ये कहाँ से आती हैं टर्म्स, इस पे मुझे बड़ी हैरानी होती है, मेरे ज़हन में तो नहीं आती। इस वक्त हम बात करेंगे होस्ट नया पाकिस्तान शहजाद इकबाल हमारे साथ है। शहजाद, बिलावल की इफ्तार पार्टी का बज़ाहिर यही मकसद नजर आया है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई जाए, लेकिन मरियम बिलावल की मुलाकात से पहले ही हुकूमत जिस तरह परेशान थी, क्या ये परेशानी समझ आती है आपको? ये आपके सवाल के पहले हिस्से से तो मैं इत्तेफाक करता हूं कि आज जो एक इफ्तार डिनर था उसका मकसद सिर्फ एक खाना खाना या साथ बैठना नहीं था। ये एक ऑप्टिक्स थे कि इशारा था कि ऑपोजिशन जो है वो इकट्ठा है, ऑपोजिशन जो है वो कोई इस वक्त सोच रही है कि किस किस्म की तहरीक जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ चलाई जाए। तो इस हिस्से से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ। जहाँ तक आपने कहा कि तहरीक इंसाफ परेशान थी, परेशान का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इसको इंपॉर्टेंस वो ज़रूर दे रहे हैं। इस पर इमरान खान ने बयान दिए हैं, फिरदौस आशिक अवान ने बयान दिए हैं, और जो दीगर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, वो इस इफ्तार के हवाले से बात भी कर रहे हैं और ये कहते आए कि हमारा जो एक बयानिया था इनके बारे में कि ये एक ही सिक्के के दो रुख है, अब वो साबित होता है। तो यकीनन तहरीक इंसाफ इस पर बात तो ज़रूर कर रही है और इसकी वजह यह है कि आप देख रहे होंगे तो कुछ अरसे पहले से पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, वो ये इशारे देती रही है कि ईद के बाद हम किसी किस्म की तहरीक चलाएंगे। जो इस वक्त महंगाई है, जो मईशत का बुरा हाल है, उस पर हम सड़कों पे निकलेंगे, आवाम की नुमाइंदगी करेंगे, इस तरह की बातें होती आई है। इसीलिए जब इस तनाजुर में ये डिनर हुआ, इफ्तार डिनर, जिस पे बिलावल भुट्टो साहब ने इन्वाइट किया नून लीग और दीगर अपोजिशन के रहनुमाओं को, तो इसीलिए ये बातें हो रही है और तहरीक इंसाफ इसको ज़्यादा अहमियत दे रही है। अच्छा, ये बताइएगा शहजाद के बिलावल भुट्टो इस वक्त अपोजिशन के मरकजी रहनुमा के तौर पर सामने आ रहे हैं और मरियम नवाज भी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी में ज़ाहिर है आगे हैं। अपोजिशन की ये ताज़ा दम नौजवान क़यादत ही ज़ाहिर ऐसे कहेंगे, क्या ऐसी तहरीक चलाने की अहलियत रखती है जो हुकूमत को दबाव में ला सके? इससे यकीनन फ़र्क पड़ेगा। एक नई क़यादत है, नया जोश है, एक्टिविज़म हमें ज़्यादा नज़र आएगा इनकी तरफ से। लेकिन अब देखना यह है कि आगे जाकर क्या ये दोनों पार्टीज़ एक साथ रहती हैं, या जो माजी में हमने देखा है, देखें 90 की जो दिहाई थी वो तो हमने देखा कि साजिशों से भरी पड़ी थी। एक पार्टी कोशिश करती थी दूसरी पार्टी को गिराकर हुकूमत में आ जाए, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है 2006 में, और उसके बाद भी हमने देखा है कि मौके की मुनासिब सियासत होती है। जब भी दूसरे पर बुरा वक्त आता है तो आप पीछे हट जाते हैं। जब जरदारी साहब पे बुरा वक्त आया तो नून लीग पीछे हट गई, पनामा स्कैंडल आया तो जरदारी साहब पीछे हट गए। तो अब देखना ये है कि मौके की मुनासबत से अपना मफाद, अपना फ़ायदा देख के ये एक साथ होते हैं। जैसा कि इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमतें, दोनों पार्टीज़ इस वक्त हम ख्याल हुई हुई हैं। उनका ख्याल ये है कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हमने तहरीक चलानी है, इस हुकूमत को वक्त से पहले गिराना है। ये इस वक्त इनका मकसद नज़र आ रहा है। लेकिन आगे जाके जब ये दोनों आप आमने सामने खड़े होंगे, फिर देखना होगा कि इनका रवैया क्या होगा। क्या इस हद तक जाएंगे सियासी मुखालफत में कि एक दूसरे के खिलाफ माजी की तरह साजिशें करें, या सिर्फ मुखालफत एक लिमिटेड होगी जो कि दो नॉर्मल पार्टीज़ में होनी भी चाहिए। फाइनली शहजाद, इमरान खान साहब हमने देखा है हमेशा ये कहते रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई तहरीक चले तो वो वेलकम कहेंगे, खुद कंटेनर देंगे, लेकिन इस वक्त तो ऐसा नहीं लग रहा। तो ये तहरीक रुकवाने के लिए हुकूमत के पास बेहतरीन तरीका आपको क्या लगता है क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल। इमरान खान साहब एक से ज़्यादा मरतबा कह चुके हैं कि हमने 126 दिन का धरना दिया था, आप सड़कों पे निकलना चाहते हैं तो हम आपको कंटेनर देने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल से ये पेशकश तो उन्होंने की थी, और अब भी अगर कोई पार्टी सड़कों पे निकलेगी तो तहरीक इंसाफ उनको रोकने की तो पोजीशन में नहीं होगी। जाहिर सी बात है, जमहूरियत है, यहाँ पर अगर दो पार्टीज़ एहतजाज करना चाहती हैं या ज़्यादा पार्टीज़ एहतजाज करना चाहती हैं तो उनको रोका तो नहीं जा सकेगा। लेकिन सवाल अब भी यही है कि किस हद तक संजीदा है अपोजिशन पार्टीज़
क्या वाकई इस वक्त वो जो हमें इशारे दे रहे हैं कि हम सड़कों पे निकलेंगे, क्या ये वाकई होगा या नहीं होगा? और अगर होता है तो सिर्फ 9 महीने की हुकूमत रही है तहरीक इंसाफ की, अवाम किस हद तक सपोर्ट करेगी ये भी आने वाले वक्त में देखना होगा। तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ रोकने की तो कोशिश नहीं करेगी, ना उनको करनी चाहिए, लेकिन जिस किस्म की बातें इमरान खान करते थे कि हम कंटेनर देंगे, ऐसा भी नहीं होने जा रहा है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद है। लेट्स सी भी कंटेनर मिलता है कि नहीं मिलता, और अपोजिशन की तहरीक जो है ये कितनी दमदार होती है और कितना आगे तक जाके हुकूमत को दबाव में एक्चुअली ला सकती है। और फिर आवाम, इस वक्त आवाम का भी बड़ा इसमें होता है कि वो साथ होंगे कि नहीं होंगे। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डिसाइड द सक्सेस ऑफ एनी तहरीक एक्चुअली, बिकॉज आवाम के पास सारी डिसीजंस होती हैं। द पावर इज विद द पीपल। और हम हमेशा कहते रहते हैं लोगों, तुम लोगों के हाथ में पावर है, जो करना चाहते हो सोच समझ के वो करो, ताकि अगले को अच्छा मैसेज भी मिल जाए। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक और हमने बात करनी है, बड़ा सीरियस इशू है। बिल्कुल जी, एक औरत की जान गई, एक की इज्जत पामाल हुई, और हुआ क्या? बिल्कुल जी, आपको बताएं दोबारा से कि एक औरत की जान गई, एक की इज्जत पामाल हुई। दोनों वाकयात में पंजाब पुलिस के एहलकारों का मुलव्वस होना हुकूमत की नाअहली का भी सबूत है। और हफ्ते के रोज़ आपको बताएं, डॉल्फिन एहलकारों ने लाहौर निश्तर कॉलोनी के इलाके में गश्त के दौरान फायरिंग की, और नतीजे में 40 साला खातून नसरीन वारिस के सर में गोली लगने से जख्मी हुई और 3 घंटे बाद दम तोड़ गई। पुलिस अफसरान का कहना है कि चारों डॉल्फिन एहलकार हिरासत में हैं। तहकीकात शफाफ तरीके से की जाएगी। एसपी डॉल्फिन और एसपी माल्टाउन दोनों बैठ के इंक्वायरी कर रहे हैं। जो बनेगा इंशाल्लाह इंसाफ दिया जाएगा, किसी सूरत में ज्यादती नहीं होगी। 2 क्रिमिनल, जिनमें से एक का अभी तक रिकॉर्ड वेरीफाई हो चुका है, कम से कम 10 मुकदमे उसके 392 के निकले। और उसी रोज़ रावलपिंडी में लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के इल्ज़ाम में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 मुलज़मान को गिरफ्तार किया गया। थाना रवात की पुलिस ने मुलज़मान मोहम्मद नसीर, राशिद मिनहास, मोहम्मद अजीम और आमिर को अदालत में पेश करके 5 रोज़ा रिमांड हासिल किया। मैं खुद इसको क्लोजली सुपरवाइज कर रहा हूँ इस इन्वेस्टिगेशन को, इंश्योर करेंगे कि इनको पूरी कानून के मुताबिक सजा दी जाए। इसके अलावा इनको नौकरी से भी हमने सस्पेंड कर दिया है, इंक्वायरी करके इंशाल्लाह इनको डिसमिस करेंगे। पुलिस जो कि अवाम के लिए एक मुहाफिज होनी चाहिए, जो अवाम के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने की एक अलामत होनी चाहिए, वहाँ पे अगर कोई मेरा जवान इस तरह की हरकत करता है तो उसको बिल्कुल कैसे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और आपको बताएं कि ज़राए का कहना है कि मुलज़मान के वालिदैन की जानिब से मुतासरा तालिबा के वालिदैन से राब्ता करके सुलह करने और बयान वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। IG पंजाब ने CPO रावलपिंडी को तफ्तीश अपनी निगरानी में जल्द मुकम्मल करवाकर रिपोर्ट सेंट्रल पुलिस ऑफिस भिजवाने और लड़की की फैमिली के साथ खुद राब्ता करने की हिदायत की है। और अब हम तो यही कहेंगे कि इस हुकूमत को आए हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, और इस तरह के वाक़यात इमरान खान के पुलिस इस्लाहात के वादों और उनके वसीम अकरम प्लस वज़ीर आला पंजाब की हुक्मरानी का इम्तिहान। इसी पे बात कर लेते हैं। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपने वक्त दिया। फरमाइएगा, पहले तो बता दें कि रावलपिंडी में जो कुछ हुआ उस शर्मनाक अमल की ज़ाहिर है जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अब तक क्या मालूमात, क्या इंफॉर्मेशन है जो आपके सामने आई है? कौम के मुहाफिजों में ऐसे शैतान कैसे घुस गए कि ये हरकतें कर रहे हैं? मैंने विक्टिम को खुद जो उनकी रेजिडेंस है वहाँ पे जो पुलिस चीफ़ हैं रावलपिंडी के, उनके साथ जो मुतल्लिका SP साहब हैं उनके साथ जाके वज़ीर आला की जो मुझे ख़ुसूसी हदायत थी उस हदायत पर जाके मैंने विक्टिम को विज़िट किया। वज़ीर आला साहब को भी सारी सिचुएशन से आगाह किया और उसके साथ साथ पुलिस अफसरान से भी बातचीत की। तो पता ये चला कि जो भी मुलज़मान इसमें उन्होंने कहे थे उनको इस टाइम पुलिस उस पर तफ्तीश भी कर रही है, अपनी कार्रवाई भी कर रही है। जो विक्टिम थी उनसे मेरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि वज़ीर आला साहब की डायरेक्शन पे मैं गया था, वहाँ उनसे मेरी जब बातचीत हुई तो विक्टिम ने मुझे बताया कि वो पूरी तरह से पुलिस के ऊपर सेटिस्फाइड हैं और पुलिस उनकी हर मुमकिन मदद कर रही है और उनको मुकम्मल यकीन है कि पुलिस उन्हें, क्योंकि अभी तक जो CPO थे रावलपिंडी के, जो मुतल्लिका SP हैं, एक ASP हैं जो खातून है वहाँ पर, और जो SHO हैं, उन्होंने तमाम के नाम लेके मेरे सामने एक के ओहदों के नाम लेके उन्होंने कहा कि इन तमाम लोगों पर उनकी तरफ से कम्फर्ट है, उनको बहुत कोऑपरेट किया गया है इस सारे प्रोसेस में इन तमाम पुलिस ऑफिसर्स की। शहबाज में इत्तलात हमें ये भी मिल रही है कि मजलूम लड़की के अहले खाना को धमकाया भी जा रहा है। ऊपर से पुलिस अपने पेटी बंद भाइयों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो क्या हुकूमत मजलूमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर पाएगी?
जी, पहले तो देखिए कि हमारी हुकूमत का ये अव्वलीन फ़र्ज़ भी है और हमारा ये 23 साल से इमरान खान साहब ने जब 23 साल पहले ये ये पार्टी बनाई थी तो एक ही नारा था और वो नारा था इंसाफ का। तो हम तो चले ही जस्टिस और इंसाफ के नाम पे हैं। तो हमने अपने बच्चों को, अपनी औरतों को और अपने बुज़ुर्गों को हर मुकम्मल हमने जो है वो तमाम शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देना है। लेकिन ये खबर दुरुस्त नहीं है कि उनकी फ़ैमिली पे किसी किस्म का दबाव। मैं अभी जैसे आपको बताया कि मैं वज़ीर आला साहब की हिदायत पे उनको मिलने गया था, तो विक्टिम ने मुझे ख़ुद बताया अपनी हैसियत में कि किसी किस्म का उन पे दबाव नहीं है और पुलिस मुकम्मल कोऑपरेट कर रही है। और पुलिस बल्कि कह रही है कि अगर उनकी अपनी यूनिफॉर्म फोर्स में कोई ऐसे भेड़िए हैं जो उनकी अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और विक्टिम के मुताबिक उन पर कोई प्रेशर किसी ने उनको प्रेशराइज़ नहीं किया अभी तक सुलह करने के लिए। और हम मेक श्योर करेंगे कि उनको प्रॉपर सिक्योरिटी मिले इसमें। ये बताइएगा शहबाज साहब कि 2 दिन पहले लाहौर में भी पुलिस के हाथों एक बेगुनाह खातून को गोली मार देने का वाक़या हुआ है, उस पर पंजाब हुकूमत ने कोई एक्शन लिया, नहीं लिया? क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, बात ये कि बदकिस्मती से पुलिस का जो इदारा है वो पिछले 40 साल से उसमें सियासी भर्तियां करके, उसमें सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करके मेरिट की पामाली करके, मनपसंदियां करके उस इदारे का जो सही स्ट्रक्चर था और नज़्म नस्क था उसको तबाह कर दिया गया। इदारे इस मुल्क में तकरीबन तमाम ही तबाह करने की कोशिश की गई। ऐसी सिचुएशन में जब पुलिस की तरफ से ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके नॉर्मल SOP से हट के होती हैं या उनके नॉर्मल सिचुएशन से हट के वो अपनी ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बेजा इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इस तरह की सिचुएशंस नज़र आती हैं। उसकी भी इंक्वायरी हो रही है, जो भी उसमें भी मुलव्वस होंगे लोग उनके खिलाफ भी करार वाकई सज़ा उनको मिलेगी, प्रोसेस करेंगे। हम पहले दिन से कोई वाक़या भी हो तो हम उसके पीछे छुपने की कोशिश नहीं करते। अच्छा जी, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल हमसे बात कर रहे थे। क्रिकेट की हम बात कर रहे थे। पाक इंग्लैंड वनडे सीरीज 4-0 की नाकामी पर खत्म हुई है। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की तैयारियों का पोल जो है ना वो खुल सा गया है कुछ। बिल्कुल, आपको जल्दी से ये भी बता दें कि मैनेजमेंट को बड़े फैसले करना होंगे। पहले तो बॉलिंग ने फिक्र में डाल दिया था और अब तो बैटिंग भी कुछ खास जो है ना हमें वो काबिल भरोसा लग नहीं रही है। हम जरा बात करते हैं, हम जरा डिस्कस करते हैं इसी पे। और हमें ज्वाइन किया है याह्या हुसैनी, मेज़बान स्कोर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एट दिस आवर। ये बताइएगा कि क्या हो रहा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ देख लें हम, माशाल्लाह वाइट वॉश हुई वो सीरीज़ भी, ये भी 4-0 से हमें नाकामी का सामना करना पड़ा। आगे वर्ल्ड कप सर पे है। हम इससे पहले बात कर रहे थे कि हमारी तो वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट ही नीचे आ गई है। अब्दुल्ला, आपको और हुमा को सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लीड्स में और एज कम्पेयर अगर हम यूके की बात करें बाकी शहरों की तो लीड्स थोड़ा सा ठंडा है। और आज ये सीरीज खत्म हो गई है और बिल्कुल ठंडी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की इस 5 एक रोज़ा मैचों की सीरीज में। वो तो पहला मैच जो है बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हुआ, वरना बादल नख्वास्ता शायद वो मैच भी हमारे हाथ से निकल जाता और ये सीरीज जो है 5-0 से हमारे हाथ से निकल जाती है। अब जो आप पूछ रहे हैं कि ये हुआ क्या है, तो वो जो आपने किसी शायर ने खूब कहा था ना कि ऐ दिल तुझे हुआ क्या है, तो ये पाकिस्तान टीम के साथ ऐसा मसला है कि पाकिस्तान टीम सिर्फ इस बात पे खुश हो रही है कि जी हर मैच में हमने 300 रन बनाए हैं। और सिर्फ मुझे जो इस सीरीज में एक चीज़ दिखाई दी कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर जो है वो लड़के ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे। और ये उस वक्त होता है जब आपकी टीम बिल्कुल चारों खाने चित हो जाती है, इस टीम को जीत की कोई उम्मीद नहीं होती, तो फिर लड़के जो है अपनी इनफरादी कारकर्दगी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और ये वाज़ेह तौर पर नजर आया। बाबर आजम, जिनके बारे में मैं बहुत पहले से कहता रहा हूँ, वो आपको खेलते हुए नजर आया। तो हर कोई उनके ऊपर उंगली उठा रहा है। अजहर महमूद पर मैं उंगली उठा रहा था, अब हर कोई उनकी बात कर रहा है कि जी अजहर महमूद इस टीम के साथ क्या कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये वनडे क्रिकेट में हमारी 21वीं शिकस्त है। इसके बरक्स हम 15 मैच जीते हैं और वो 15 मैच हम जीते हैं, 5 जिम्बाब्वे के खिलाफ जीते हैं, 5 श्रीलंका के खिलाफ जीते हैं, 1 अफगानिस्तान के खिलाफ जीते हैं, 1 हांगकांग के खिलाफ जीते हैं। बड़ी टीमों के खिलाफ आपकी परफॉर्मेंस ये है कि 5-0 से आप न्यूजीलैंड में हारे, 5-0 से आप ऑस्ट्रेलिया से हारे, 4-0 से आप इंग्लैंड से हारे। तो ये है आपकी कारकर्दगी। वेरी क्विकली, ऑब्वियसली परेशानी तो हमें हो ही जाती है जब पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस हो, लेकिन खास तौर पे इंग्लैंड की सरजमीन पर वाइट वॉश होना ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि अभी पूरी वर्ल्ड कप जो है इन्हीं ग्राउंड्स पे तो होनी है। क्या एक्सपेक्टेशन रखें? भाई वो आपके जो कोच मिकी आर्थर हैं वो आज आए थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर पहले हेडिंगले पर हारने के बाद, और
वो तो दिलासे दे रहे थे और ये कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम दुनिया की वाहिद टीम है जो इंग्लैंड सबसे पहले पहुंची है, और वो कह रहे थे कि क्लाइमेटाइज हो रहे हैं, हम विकेटों पे हम खेले हैं, हमारे बैट्समैन रन कर रहे हैं, और कह रहे हैं दिल छोटा करने की बात नहीं है, ये टीम जो है वो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। और उन्होंने जो है आपको लारे लप्पे दे दिए हैं कि जी कोई बात नहीं, फील्डिंग खराब हुई है लेकिन बैट्समैन रन कर रहे हैं। लेकिन आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि इस टीम की कारकर्दगी को देखकर कुछ ज्यादा उम्मीद आप इससे नहीं रखें, लेकिन हम चूंकि पाकिस्तानी हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं पाकिस्तान टीम के अलावा, हम तो इसी टीम से उम्मीदें लगाएंगे। अच्छा ये बता दें, तो चल रहे हैं, ये बता दें जल्दी से आया, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से तो ठीक ही लग रही हैं, उसमें भी सेंचुरियां बनी थी, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो थी इंडिविजुअल 5 आगे सेंचुरीज बनी थी, इसमें भी सीरीज में हमने 2-3 सेंचुरीज देखी हैं, तो फिर भी हम मैच नहीं जीत पाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा अब्दुल्ला आपने, और वनडे क्रिकेट में ये पाकिस्तान की 10वीं शिकस्त है। 10 मुसलसल नाकामियों के साथ हम एंटर हो रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े मेगा इवेंट वर्ल्ड कप में। 9 सेंचुरियां पाकिस्तान टीम को मिली हैं और 9 सेंचुरियां काम नहीं आई हैं, सिर्फ अपने जाती रिकॉर्ड के लिए तो आई है, टीम के लिए कुछ नहीं कर रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ज़्यादा हम तबसरे नहीं करेंगे इसमें, बेसिकली होपलेस सिचुएशन है, लेकिन घबराना नहीं है, बस सब कुछ इंशाल्लाह ठीक होगा, दुआओं पे जोर रखें। हाँ, वील मूव ऑन नाउ, और कुछ और खबरें जो आपको हमने बतानी है। आपको जल्दी से हम ये बताएं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली रुकन असम्बली माहजबीन शिरानी ने तमाम सरकारी महकमों में डे केयर सेंटर्स बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं, और अब हम आपको याद दिलाएं कि ये वही माहजबीन हैं जिन्हें अपने बच्चे को चंद दिन पहले साथ ले जाने पर ऐवान से बाहर निकाल दिया गया था। उन्हें बताया गया था कि कवायद के मुताबिक वो बच्चा साथ नहीं ला सकती। माहजबीन शिरानी का कहना है कि जिस रोज़ वो बच्चे को इजलास में लाई थी उस दिन बच्चा बीमार था और उसे घर में संभालने वाला कोई नहीं था। माहजबीन शिरान की हम बात कर रहे हैं। एक माँ अपने बीमार बच्चे को घर में, जाहिर है अकेला छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। इन्हें इस बात का अफसोस है कि इस मामले पर बाकी अरकान, ख़ास तौर पर ख़वातीन अरकान ने भी इनका साथ नहीं दिया। आई वंडर वैसे माहजबीन शिरान ने कहा कि दुनिया भर में ख़वातीन अपने बच्चों के साथ इजलासों में शिरकत करती हैं, मीटिंग्स में जाती हैं, लेकिन उन्हें तल्ख तजर्बे का सामना करना पड़ा है जो कि दुनिया में नहीं होता है। इस वाक़े के बाद हम सिर्फ कवानीन ही नहीं, रवैयों में भी तब्दीली की अशद ज़रूरत है। मुझे हैरानी इस बात पे हो रही है, दीगर मेंबरान असेंबली जो कि ख़वातीन थी वो कैसे एतराज़ कर सकते हैं? और अगर मुझे तकलीफ ये होती है कि अगर आपका एक माइंडसेट है और अगर आप ट्रेडिशनली ऐसे सोचते हैं कि भाई इस जगह में बच्चे अलाउड नहीं है, तो थोड़ा सा अब आप दुनिया को बदलते हुए भी देखें, थोड़ा सा अपनी सोच को भी बदलें, और एक रिएक्शन देने से पहले एकदम से नीजर रिएक्शन की निकाल दो। उससे पहले आप सोचें कि क्या दुनिया में अब ये प्रैक्टिसेस की जा रही हैं कि नहीं की जा रही। माहजबीन शिरान हमारे साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं, और असेंबली और दफातर में भी होने चाहिए, मसाजिद में भी होने चाहिए, बच्चों के लिए अलहदा जगह होनी चाहिए, डे केयर सेंटर्स होने चाहिए, वहाँ पे भी बड़ा मसला होता है। बताइएगा, बहुत शुक्रिया आपका माहजबीन, आपने वक्त दिया। बताइएगा सबसे पहले कि बलूचिस्तान असेंबली में आप अपना बच्चा साथ ले गई थी। सारी दुनिया में ये होता है, वी हैव सीन न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर की लेटेस्ट एग्जाम्पल है जो हमारे सामने है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था उस दिन? Who said what to you? इस दिन कुछ इस तरह हुआ कि मैं अपना बच्चा लेके गई क्योंकि उसकी तबीयत उस दिन सही नहीं थी, तो मैंने कहा आज मेरे साथ रहेगा। वैसे अमूमन मैं नहीं लेके जाती थी अपना बच्चा, लेकिन इस दिन मैं लेके गई तो मैंने शुरू में इसको जब सो रहा था तो लेडीज़ चैम्बर में इसको रखा। जब ये उठ गया तो जो वहाँ पे जो है लेडी होती है उनके साथ तो चुप ही नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया उससे कि आप आएँ, आपका बच्चा चुप नहीं हो रहा। तो जब मैं गई तो चुप ही नहीं हो रहा था, मुझे देख के चुप हो गया। तो मैंने कहा कि मैं इसको क्योंकि सेशन भी चल रहा है वो भी अटेंड करना है, तो यहाँ बैठी रहूँगी तो फिर वहाँ पे मेरा वो नहीं हो जाएगा। तो मैं इसको लेके हाउस के अंदर गई। मैं हाउस के अंदर गई तो वहाँ पे असेंबली का जो स्टाफ है उनकी तरफ से कोई आया कि आप अपना बच्चा लेके चले जाएं बाहर, क्योंकि यहाँ पे इजाज़त नहीं है किसी दूसरे को सिवाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। तो मैंने उससे काफ़ी मेरी वही बहस मुबाहिसा कि कैसे आप मुझे कह सकते हैं, क्योंकि अमूमन मैंने तो देखे हैं इंटरनेशनल, चाहे ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड के देखे हैं, UN जनरल कौंसिल मैंने देखा है, वहाँ पे उनके बच्चे साथ होते थे। तो मैं समझी थी कि शायद यहाँ पे भी इजाज़त है, क्योंकि और रूल मैंने शायद उसको पढ़ा ही नहीं है, मुझे नहीं पता था कि आइन में नहीं है कि कोई दूसरा यहाँ पे आ जाए।
तो मैं उस टाइम नहीं उठी उनकी तरफ से, लेकिन फिर बाद में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेल में से कोई आया मेरे पास कि आप अपना बच्चा लेके चले जाएं, ऐसा ना हो कि फिर शोर शराबा हो, फिर मसले हो यहाँ पे। अच्छा माजबीन, कुछ अर्सा पहले हमने पेशावर से भी एक ख़बर चलाई थी जब एक CSP आई थिंक ऑफिसर जो कि अपनी ड्यूटी पे जा रही थी, जिनके हस्बैंड कहीं और काम करते हैं आर्म्ड फोर्सेस में, वो अपना बच्चा लेके रेड्स कर रही थी। तो लिहाजा वो माइंडसेट जो है वो तो चेंज होना स्टार्ट हो गया, हमें पता है। इस दिन के बाद से अब ये बात की जा रही है कि कवानीन बदले जाएं। आप खुद भी ऑब्वियसली चाइल्ड केयर सेंटर्स बनाने के लिए कोशिशें कर रही हैं। आपके ख्याल में मसले का हल यही है या रवैयों में तब्दीली के लिए भी कुछ और करना पड़ेगा? आपने सही कहा कि हम रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। हम असल में इस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि औरत मर्द के मुकाबले में आ जाए, चाहे असेंबली में हो, चाहे कोई भी इदारा हो, क्योंकि उसको जब अभी भी औरत को बहुत सारे जो है मसाइल पेश हैं, वर्किंग प्लेस पे हो या कोई कहीं और बाहर निकलती है, उसको हम लोग जो है मेल डोमिनेंट सोसाइटी अभी भी जब औरत बाहर निकलती है, बहुत मतलब अफसोस के साथ मैं कह रही हूँ, उसको शायद ये लोग सही नहीं समझते कि ये मतलब ये औरत निकली है काम के लिए निकली है, बजाय इसको हम इज़्ज़त दे दें, रिस्पेक्ट दे दें, उसको हम इसको अप्रिशिएट करें कि वो अपना घर संभालने के साथ साथ वो बाहर जॉब भी करती है और काम करती है। लेकिन बहुत इसके लिए अभी भी मैं समझती हूँ बहुत काम करने की ज़रूरत है कि औरत को इज़्ज़त होनी चाहिए औरत की। और इसी के साथ वक्त ख़त्म हो गया, आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। See you same time same place.